अच्छा जी। पहली जो क्लास थी ना उसके अंदर हमने क्या डिस्कस किया था कि हमारी जो हमने ऐप बनाई है वो है क्या, उसके फंक्शंस क्या क्या हैं। इन शॉर्ट हमने उसकी सारी जो फंक्शनल रिक्वायरमेंट्स थी ना वो देखी थी। आप लोगों में से अक्सर आई थिंक उस क्लास में थे। बाकी मैंने पहले बोला था कि जो नहीं होगा वो खुद ज़िम्मेदार होगा, तो उसकी मैंने रिकॉर्डिंग भी नहीं की। रिकॉर्डिंग एक्चुअली मैंने की थी लेकिन वो सही नहीं थी, मैंने बाद में देखा तो मुझे वो डिलीट करनी पड़ी। आज हम कहाँ से कंटिन्यू करेंगे। आज हमने ये देखना है कि जो हमने फ्रेमवर्क यूज़ किया है वो है डॉट नेट, और उसका आगे एक स्ट्रक्चर है जिसको हम बोलते हैं MVC। तो ये क्या चीज़ें हैं इनको आज हम देखेंगे, दोनों चीज़ों को। यहाँ पे प्रोजेक्ट जो है ना उसको मैं ओपन कर लेता हूँ। अच्छा जी, ये मेरे पास ओपन हो गया। आज हम क्या देखेंगे कि ये जो सारे फ़ोल्डर्स हैं ये क्या चीज़ हैं, ये कहाँ से आए हैं। ठीक है, ये वाले जो सारे फ़ोल्डर्स हैं, मैं इसको ज़रा और क्लैप्स कर दूँ। ओके, अब ठीक है। अब अगर इधर देखें ना, स्क्रीन शो नहीं हो रही। स्क्रीन शो नहीं हो रही क्योंकि मैंने शो की नहीं है। मैंने रिकॉर्डिंग के लिए तो सिलेक्ट कर दी लेकिन शेयर की नहीं। जस्ट वेट, एंटायर स्क्रीन एंड शेयर। ओके जी, अब शो हो रही है, शो हो रही है ना अब आपको। ओके जी हो रही है। ओके ओके। तो मैं कह रहा था कि आज हम इसका सारा देखेंगे, जो स्ट्रक्चर है इसका, फाइल स्ट्रक्चर आज एक्चुअली हम इस देखेंगे MVC का, जिससे हमें ये पता लग जाएगा कि इसका नाम MVC क्यों है, और ये जो साइट के ऊपर फाइल्स हैं ये इन सब का क्या मतलब है। और एक चीज़ ये है कि लेट्स सपोज अगर मैं यहाँ पर ये कंट्रोलर का फ़ोल्डर ओपन करता हूँ तो ये जो फाइल्स यहाँ पर हैं ये किसी और फोल्डर में क्यों नहीं, लाइक यहाँ पे, और जो ये यहाँ पे है वो वहाँ पे क्यों नहीं है। हर जो फाइल है इसका हम मीनिंग देखेंगे, जिससे हमें स्ट्रक्चर की समझ आएगी और फिर ये किस तरह से काम करता है उसकी भी समझ आएगी। ओके, तो सबसे पहले इससे शुरू करते हैं क्योंकि सबसे ऊपर यही है। ठीक है, बाकी ये जो विंडो हमारे सामने ओपन है ना, ये पूरा, ये तो आपको पता ही है ये कौन सी चीज़ ओपन है, ये है विजुअल स्टूडियो। ठीक है, विजुअल स्टूडियो की दो जो है ना वो आती हैं, दो वर्जन्स आते हैं। ये विजुअल स्टूडियो IDE है कंप्लीट, ओके, और एक आता है विजुअल स्टूडियो कोड जो कि लाइट वेट IDE है। यहाँ पर आप देख सकते हैं उसको, ये नीचे है, इसको मैंने ओपन नहीं किया हुआ क्योंकि इसके अंदर हमने कोई काम नहीं किया। विजुअल स्टूडियो कोड जो है ना ये मोस्टली यूज़ होता है वेब डेवलपमेंट के लिए, जो पाइथन के अंदर होती है, या फिर इस तरह के जो दूसरे प्रोजेक्ट्स होते हैं वेब के, उनके लिए ये ज़्यादातर यूज़ होता है विजुअल स्टूडियो कोड। लेकिन अगर हमने डॉट नेट के अंदर काम करना हो तो फिर विजुअल स्टूडियो ही हम यूज़ करते हैं। ओके, और ये विजुअल स्टूडियो हमारे सामने ओपन है, और इसकी ये जो साइड है ये, ठीक है, ये सारा पैनल, इसको हम सोल्यूशन एक्सप्लोरर बोलते हैं। ठीक है जी। अब ये जो पहला ऊपर ये चीज़ है ना ये हमारे सोल्यूशन का नेम है। सोल्यूशन मीन हमारी जो पूरी हम एप्लीकेशन बनाते हैं ना, पूरी एप्लीकेशन, उसको हम सोल्यूशन बोलते हैं, और इसके अंदर उस पूरी एप्लीकेशन की फ़ाइल्स शो होती हैं। सर ब्राइटनेस फुल कर लें। ब्राइटनेस फुल कर लो, जी स्क्रीन की। वो तो आपने अपनी करनी है ना। आपकी स्क्रीन की ब्राइटनेस का मेरे से कोई तल्लक नहीं है। अच्छा खैर, तो ये है सोल्यूशन एक्सप्लोरर, और यहाँ पर जितने भी प्रोजेक्ट की फ़ाइल होती हैं वो यहाँ पर हमें शो होती हैं।
अब इसको ज़रा समझते हैं कि सोल्यूशन क्या है और आगे मज़ीद इसको ब्रेक डाउन करते हैं। सबसे पहली जो फ़ाइल आप देख रहे हैं इसका नाम है ब्रिटिश गारमेंट, और ये मेरी फ़ाइल है इस एप्लीकेशन का। जब मैंने इसको क्रिएट किया था, इस प्रोजेक्ट को क्रिएट किया था, इसका नाम मैंने ये रखा था। ओके, अगर मैं यहाँ पर न्यू विजुअल स्टूडियो ओपन करूँ, ये मैंने VS कोड ओपन किया, और अगर मैं यहाँ पर जाऊँ क्रिएट अ न्यू प्रोजेक्ट, अब ये मुझे पूछ रहा है आपने कौन सा प्रोजेक्ट क्रिएट करना है। जैसे हमने कौन सा प्रोजेक्ट बनाया अभी, मतलब हमने किसके अंदर बनाई थी अपनी एप्लीकेशन, ASP.NET Core MVC में। ठीक है, तो मैं अगर यहाँ पर सर्च करूँ ASP.NET, तो ये देखें ये रेजर पेजेस आ गया, और यहाँ पर कहीं MVC भी होगा, MVC ये रहा, ये है ASP.NET Core वेब ऐप मॉडल व्यू कंट्रोलर मीन MVC। ठीक है, तो ये प्रोजेक्ट हमने क्रिएट किया हुआ है, और यहाँ पर C# लिखा हुआ है। ओके, ये भी नेम आप ऊपर देखें ASP.NET Core वेब ऐप मॉडल व्यू कंट्रोलर, नेम सेम है, और यहाँ पर भी नेम वही लिखा हुआ है, लेकिन ये दोनों अलग अलग चीज़ें हैं, ये अलग है और ये अलग है। फ़र्क क्या है, फ़र्क ये है कि इसके अंदर C# लैंग्वेज यूज़ हुई है, यहाँ पर आप देख सकते हैं C#, और इसके अंदर F# लैंग्वेज यूज़ की हुई है। ये दोनों में फ़र्क है। हमने C# में बनाना था, तो ये हमारा क्या हुआ, ये हमारी टेक्नोलॉजी हुई जिसके अंदर हमने बनाना है। तो अब ये मैं क्या कर रहा हूँ, एक्चुअली मैं एक न्यू प्रोजेक्ट क्रिएट कर रहा हूँ। अब यहाँ पर मैं जो नेम लिखूँगा ना, वो हमारे सोल्यूशन का नेम होगा। ठीक है, अभी मैं इसको क्लोज करता हूँ, मैं नहीं बनाता क्योंकि मुझे तो नहीं चाहिए, बनाना नहीं है, मैंने आपको एग्जांपल देनी थी बस। दोबारा से मैं अपना जो है वो ओपन कर लेता हूँ प्रोजेक्ट। ओके, तो ये ओपन हो रहा है। ठीक है जी, ठीक है। ये ब्रिटिश गारमेंट्स जो है ना, ये हमारे सोल्यूशन का नेम है। जैसे मैंने आपको एग्जांपल दी कि जब हम ये सोल्यूशन का कह लें या फिर प्रोजेक्ट का कह लें, ठीक है, जब हम प्रोजेक्ट न्यू क्रिएट करते हैं जो उसका नाम रखते हैं वो यहाँ पर शो होता है सोल्यूशन के नाम से। ओके, और ये जो यहाँ पर आप नेम देख रहे हैं ना, यहाँ पर ये सोल्यूशन है ब्रिटिश गारमेंट। तो अगर मैं फाइल एक्सप्लोरर में जाकर देखूँ तो ये एक फ़ोल्डर होगा। अगर मैं यहाँ पर फाइल एक्सप्लोरर में जाऊँ ना, जहाँ पर मैंने ये सेव किया, ये तो ये मेरा edu की ड्राइव है, इसके अंदर फाइनली प्रोजेक्ट्स, और यहाँ पर ब्रिटिश गारमेंट, ये रहा हमारा प्रोजेक्ट, और इसके अंदर ये रहा। ठीक है, अब ये यहाँ पर एज अ फोल्डर शो हो रहा है और वहाँ पर एज अ सोल्यूशन। अगर इसको ओपन करता हूँ तो ये देखें इसके अंदर ब्रिटिश गारमेंट के नाम से एक सब प्रोजेक्ट है और एक सब प्रोजेक्ट है रिपोर्ट्स के नाम से। ठीक हो गया, और यहाँ पर भी वही चीज़ें हैं, ब्रिटिश गारमेंट के नाम से सब प्रोजेक्ट और रिपोर्ट के नाम से सब प्रोजेक्ट। ओके, अब ये जो प्रोजेक्ट है ना ब्रिटिश गारमेंट्स के नाम से जो सब प्रोजेक्ट है, एक तो ये हमारा मेन प्रोजेक्ट हो गया, और इसके अंदर ये एक सब प्रोजेक्ट है ब्रिटिश गारमेंट्स। ये ASP.NET Core MVC का प्रोजेक्ट है एक्चुअली। ओके, ये है ASP.NET Core। ओके, और ये जो है दूसरा रिपोर्ट्स के नाम से, ये मैंने ऐड किया था ASP.NET WPF। WPF जो है ना, ये एक फ्रेमवर्क है जिससे हम डेस्कटॉप के एप्लीकेशन बनाते हैं। इसको ऐड क्यों किया था मैंने, इन रिपोर्ट्स को ऐड करने के लिए। यहाँ पर मैं आपको रिपोर्ट्स दिखाता हूँ। ये जो रिपोर्ट्स मैंने आपको डाउनलोड करके दिखाई थी ना पहले दिन, रिपोर्ट एक मैंने डाउनलोड करके दिखाई थी वेंडर की, तो इन रिपोर्ट्स को ना हम ASP.NET Core के अंदर नहीं बना सकते। ठीक है, तो इसका सोल्यूशन क्या, जो मैंने नेट से देखा वो यही था कि हम एक प्रोजेक्ट, इस सब प्रोजेक्ट ऐड करें WPF का। WPF के अंदर हम ये रिपोर्ट्स जनरेट करवा सकते हैं, RDLC रिपोर्ट्स जो होती है ना, जो मैंने आपको बोला सर से पूछें RDLC रिपोर्ट यूज़ कर सकते हैं कि नहीं। ठीक है, तो RDLC रिपोर्ट मैं डायरेक्टली इस प्रोजेक्ट के अंदर नहीं बना सकता। ओके, अगर इसका मज़ीद आपने समझाऊँ तो ये देखिएगा ज़रा। मरीम अपना बंद करो माइक। ओके, तो यहाँ पर अब हाँ,
यहाँ पे था मैं। तो यहाँ पर मैं जो है ना ये रिपोर्ट जनरेट नहीं कर सकता, RDLC रिपोर्ट्स की फ़ाइल मैं यहाँ पर जनरेट नहीं कर सकता। अगर मैं यहाँ पर जाऊँ और किसी भी फोल्डर के ऊपर लाइक कांस्टेंट, अगर मैं इसके ऊपर राइट क्लिक करूँ और यहाँ पर मैं ऐड के ऊपर जाता हूँ और यहाँ पर मैं न्यू आइटम पे जाता हूँ, ठीक है, शो ऑल टेम्पलेट्स, तो यहाँ पर वो सारी फाइल्स आ जाएंगी जो मैं इस प्रोजेक्ट में ऐड कर सकता हूँ ASP.NET में। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं एक पहले क्लास आती है इंटरफेस, और MVC कंट्रोलर है, MPT, और इस तरह रेजर पेजेस हैं, लेकिन यहाँ पर आपको कहीं भी रिपोर्ट नहीं मिलेगी, ठीक है। अगर मैं यहाँ पर सर्च भी करूँ, ये सर्च है रिपोर्ट, तो देखें नो आइटम फाउंड फॉर सर्च, ठीक है, क्योंकि हम ASP.NET कोर का जो सब प्रोजेक्ट है ना, उसके अंदर रिपोर्ट्स को डायरेक्टली ऐड कर नहीं सकते। तो इस सोल्यूशन के लिए हम क्या करते हैं, जो ये मैंने एक WPF का प्रोजेक्ट ऐड किया हुआ है ना, इसके अंदर हम जो है वो रिपोर्ट्स ऐड कर सकते हैं। अब ये मैं पहले तो मैं आपको थोड़ा सा दिखा दूँ, लाइक इस फोल्डर के ऊपर राइट क्लिक करता हूँ, कहीं भी मैं रिपोर्ट ऐड कर सकता हूँ, चाहे डाटा सेट वाले फ़ोल्डर में कर दूँ या फिर रिपोर्ट्स वाले में। ये फ़ोल्डर मैंने खुद बनाए हुए हैं, बाकी ये डाटा सेट क्या है मतलब ये बाद में देखेंगे, फ़िलहाल आप इसको समझें कि ये दो अलग अलग से सब प्रोजेक्ट क्यों बनाए हुए हैं। अच्छा, यहाँ पर अगर मैं ऐड के ऊपर क्लिक करता हूँ और यहाँ पर मैं न्यू आइटम पे क्लिक करता हूँ, तो और यहाँ पर आकर मैं रिपोर्ट के ऊपर अब सर्च करता हूँ REPORT, तो ये देखें यहाँ पर हम अब रिपोर्ट ऐड कर सकते हैं, ठीक है। यानी कि जो रिपोर्ट हम वहाँ पर ऐड नहीं कर पा रहे थे, यहाँ पर हम ऐड कर पा रहे हैं, दैट्स इट। और यहाँ पर आप देख सकते हैं इसकी एक्सटेंशन भी report1.rdlc, तो इसलिए इसका जो एक्सटेंशन है वो RDLC है, इसलिए हम इनको RDLC रिपोर्ट्स बोलते हैं। इसको मैं क्रॉस करता हूँ। अब ये जो एक मेन प्रोजेक्ट है, इसके अंदर हम कई किस्म के अपने प्रोजेक्ट्स ऐड कर सकते हैं, ठीक है। वैसे एक से भी काम चल सकता अगर ये रिपोर्ट्स ना होती तो, जस्ट ये रिपोर्ट की जैसे में ये एक और ऐड करना पड़ा है। और हम रिपोर्ट को इस तरह से रन करते हैं कि रिपोर्ट को हम क्रिएट यहाँ पे करते हैं, ठीक है। अभी इसका ना व्यू नहीं आ रहा, नॉट श्योर कि क्यों नहीं ये शो कर रहा व्यू। ये तो इसकी रिपोर्ट की ना XML फाइल है, ठीक है, इसका प्रॉपर व्यू भी आता है, शायद ये हो, नहीं ये भी नहीं है। इसके अंदर एक एक्सटेंशन आती है डिज़ाइनर, आई थिंक वो मैंने इंस्टॉल नहीं, क्योंकि ये मैंने ना दोबारा से इंस्टॉल किया था। हाँ ये एक्सटेंशन है मैक्सो RDLC रिपोर्ट डिज़ाइनर। वैसे तो ये इंस्टॉल है, लेकिन फिर भी डिज़ाइनर मुझे ना ये शो नहीं कर रहा, पता नहीं क्यों। ये रिपोर्ट का जस्ट कोड है, ठीक है। इसकी जो प्रॉपर रिप्रेजेंटेशन होती है, जस्ट ड्रैग एंड ड्रॉप वो वाली चीज़ें, वो ये शो नहीं कर रहा, तो मैं बाद में देखूँगा। खैर, अब आप लोगों को समझ लग गई होगी ये प्रोजेक्ट क्यों क्रिएट किया, जस्ट रिपोर्ट्स को ऐड करने के लिए। बाकी इसके अंदर हम क्रिएट करते हैं रिपोर्ट्स, और जो ब्रिटिश गारमेंट है फिर इसके अंदर मैं पेस्ट कर देता हूँ। यहाँ पर मैंने www रूट के फोल्डर के अंदर ये रिपोर्ट्स का फोल्डर बनाया था, तो इसके अंदर ये मैंने दोनों रिपोर्ट्स को यहाँ पर ऐड कर दिया हुआ है। अब चाहे मैं इस प्रोजेक्ट को डिलीट भी कर दूँ ना, ये वाले सब प्रोजेक्ट को, रिपोर्ट्स वाले को, तो ये रन करेंगी। ये एक दफ़ा ऐड हो गए हैं तो ये रन करेंगी। ये समझ एक डमी प्रोजेक्ट था बस इन रिपोर्ट्स को बनाने के लिए। ओके, बाकी अगर मैं इस प्रोजेक्ट के अंदर मज़ीद सब प्रोजेक्ट्स ऐड करना चाहूँ तो मैं कर सकता हूँ। अगर यहाँ पे मैं राइट क्लिक करूँ तो इधर आएगा ऐड न्यू प्रोजेक्ट, ठीक है। अब ये प्रोजेक्ट मेन तो हमारा ब्रिटिश गारमेंट है, इसके अंदर सब प्रोजेक्ट जितने मर्जी हम ऐड कर सकते हैं। रिपोर्ट एप्लीकेशन, और ये रिपोर्ट एप्लीकेशन, रिपोर्ट्स एप्लीकेशन, ये न्यू आए हैं, ये मैंने अभी दोबारा से इंस्टॉल किया है 2022 का, पहले नहीं थे ये, अब ये पता नहीं न्यू कहाँ से आ गए। खैर, कंसोल ऐप ऐड कर सकते हैं, ये जितने आप ऐप देख सकते हैं, .NET एस्पायर स्टार्टर ऐप, पता नहीं कौन कौन सी ये टेक्नोलॉजीज़ हैं सारी, ठीक है। तो ये सारे हम प्रोजेक्ट इसके अंदर ऐड कर सकते हैं। कितने से प्रोजेक्ट हैं, काफ़ी ज़्यादा हैं। बाकी वो जो ऐड किया हुआ ना ये वाला, ये जो प्रोजेक्ट है वो मैं आपको दिखाता हूँ, ये है हमारा WPF।
तो यहाँ पर ये देखें WPF एप्लीकेशन आ गया, ठीक है। ये वाला प्रोजेक्ट जो है ना, ये मैंने ऐड किया हुआ था ये यहाँ पे। और ये प्रोजेक्ट क्यों ऐड किया था दोबारा से बता दूँ, क्योंकि हमने रिपोर्ट्स बनानी थी जो कि हम ये वाले प्रोजेक्ट के अंदर नहीं बना सकते, जो कि था ASP.NET Core। तो पर रिपोर्ट्स बनाने के लिए मैंने WPF एप्लीकेशन ये वाला प्रोजेक्ट जो है ऐड किया था यहाँ पर रिपोर्ट्स के नाम से। खैर, इसको हम कर देते हैं क्लोज। ओके, ये तीनों चीज़ें हमने देख ली। ये मेन प्रोजेक्ट का नेम है जस्ट, ओके। उसके बाद ये दोनों सब प्रोजेक्ट हो गए। अब अपने मेन प्रोजेक्ट की तरफ चलते हैं, जो कि है ब्रिटिश कार्बोनेट। ये मैंने किया इसको ओपन। अब ये जितनी भी फाइल है ना, ये सारा स्ट्रक्चर है MVC का। MVC फ्रेमवर्क नहीं है। फ्रेमवर्क क्या है हमारे पास, .NET, ओके। फ्रेमवर्क है .NET, और MVC जस्ट एक स्ट्रक्चर है जिसके अंदर सारी फाइल्स हमें अरेंज्ड मिलती हैं, ओके ओके। जैसे देखें ज़रा, अगर मैं कंट्रोलर्स की बात करूं तो ये एक फ़ोल्डर है कंट्रोलर, इसके अंदर सारी कंट्रोलर होंगे। अकाउंट कंट्रोलर, एडमिन कंट्रोलर, कार्ड कंट्रोलर, कैटेगरी कंट्रोलर, एम्प्लॉय कंट्रोलर, सारे कंट्रोलर आपको मिलेंगे। उस कंट्रोलर के अलावा आपको कोई फ़ाइल नहीं मिलेगी। हम ऐड कर सकते हैं, ठीक है, लेकिन वो हमारा स्ट्रक्चर जो है वो ख़राब हो जाएगा। एप्लीकेशन फिर भी रन करेगी बिल्कुल ओके, लेकिन वो स्ट्रक्चर जो है ना वो ख़राब हो जाएगा। मतलब ये ऐसे ही है जैसे किचन की एग्जांपल दूँ। किचन के अंदर लेट्स सपोज डब्बे होते हैं जिनके अंदर वो मिर्चें आपने डाली होती है, मिर्चें, किसी के अंदर नमक होता है, किसी के अंदर मिर्च होता है डब्बे के अंदर, ठीक है। अब लेट्स सपोज अगर हम नमक वाले डब्बे के अंदर ऊपर ऊपर मिर्चें डाल दें, तो मिर्चें तो हम फिर भी निकाल सकते हैं अंदर से, तो वो ख़राब तो नहीं होंगी। लेकिन ये क्या है कि तरतीब ख़राब हो जाएगी, डिसिप्लिन जो है ना वो डिस्टर्ब हो जाएगा। बस वैसे ही ये जस्ट एक स्ट्रक्चर है, चाहे हम अपनी फ़ाइल यहाँ पर ऐड करें, यहाँ पर ऐड करें, यहाँ पर ऐड करें, वो काम करेगी, लेकिन हमारा स्ट्रक्चर जो है वो ख़राब होगा। ओके जी, अब मैं क्या यहाँ पर मैं आपको एक न्यू प्रोजेक्ट क्रिएट करके दिखाता हूँ MVC का ही, ठीक है, ताकि आपको ये पता लगे कि ये MVC जो स्ट्रक्चर है ये हमें क्या प्रोवाइड करता है, इसको हम क्यों यूज़ करते हैं। अब मैं दोबारा से अपना विजुअल स्टूडियो ओपन करता हूँ। एक्चुअली जब प्रोजेक्ट अगला न्यू बनाना होता है तो विजुअल स्टूडियो क्लोज़ करना पड़ता है। अब मैं यहाँ पर जाता हूँ, क्रिएट ए न्यू प्रोजेक्ट पे क्लिक करता हूँ, और यहाँ पे अब ये पूछेगा कि मतलब कौन सा प्रोजेक्ट चाहिए, तो मुझे चाहिए MVC। मैं सर्च करूँगा MVC, यहाँ पर आ गया। और MVC यहाँ पर देखें कितनी किस्म के आए हैं, 3 किस्म के। ये जो पहला है ना हमें यही चाहिए, मैंने आपको पहले ही बताया था हमने C# के साथ MVC यूज़ करना है। ये देखें C#, ओके। और यहाँ पर ना एक और चीज़ है, वैसे वो चीज़ ख़त्म हो गई हुई है जो मैं आपको बताने लगा हूँ, लेकिन फिर भी चलिए मैं आपको बता देता हूँ। देखें ASP.NET Core, ठीक है। यहाँ पर ना पहले एक और ऑप्शन में मिलता था जस्ट ASP.NET का। ASP.NET जो है ना, अगर उसके अंदर हम कोई एप्लीकेशन बनाए ना तो वो जस्ट विंडोज़ के अंदर रन होती है। वो जो एप्पल की डिवाइसेस होती है ना, मैक, उनके अंदर रन नहीं करती। अगर हम ऐप जो है ASP.NET में बनाए तो फिर वो रन नहीं करती, मैक के अंदर नहीं रन करती। फिर एक और ऑपरेटिंग सिस्टम आता है जिसको हम लिनक्स बोलते हैं, लिनक्स, यूबंटू, ये नाम सुने होंगे आप लोगों ने। तो अगर ASP.NET के अंदर एप्लीकेशन बनाई होगी ना कोई भी आपने, वो इन सिस्टम में रन नहीं करेगी। यूबंटू हो गया, लिनक्स हो गया, वो जस्ट विंडोज़ के अंदर रन करेगी। इसका तोड़ उन्होंने फिर ये निकाला, उन्होंने ASP.NET कोर के नाम से एक फ्रेमवर्क निकाला। इसके अंदर जो भी हम एप्लीकेशन बनाते हैं वो हर ऑपरेटिंग सिस्टम पे चलती है। सो यहाँ पर अब MVC कितनी टाइप के प्रोजेक्ट्स आ रहे हैं, 3। ये पहली दो के अंदर फ़र्क जस्ट ये है कि पहली के अंदर, पहली अगर सेलेक्ट करेंगे तो ये C# लैंग्वेज यूज़ होगी, अगर सेकंड सेलेक्ट करेंगे तो ये एक F# लैंग्वेज यूज़ होगी। अब C# लैंग्वेज तो बहुत पुरानी है और बहुत ज़्यादा यूज़ होती है। बाकी जो F# है ना, ये माइक्रोसॉफ्ट ने निकाली थी, ये इतना यूज़ नहीं होती। उसके बाद एक लास्ट चीज़ ये है ASP.NET Core वेब API। ये अगर हमने API बनानी हो ना तब यूज़ होती है, ठीक है। ये प्रोजेक्ट हम तब सेलेक्ट करते हैं, लेकिन हमने एप्लीकेशन बनानी है MVC, तो यही सेलेक्ट करेंगे। खैर, ये सेलेक्ट किया, अब नेक्स्ट पे क्लिक करता हूँ। यहाँ पर वो कह रहे हैं अपने प्रोजेक्ट का नेम दो,
तो मैं इसका नेम देता हूँ डमी, जस्ट आपको एग्जांपल दे रहा हूँ ना। बाकी यहाँ पर हम लोकेशन सेलेक्ट कर सकते हैं इसकी, डाउनलोड में सेलेक्ट कर लेता हूँ, तो ये सेलेक्ट फोल्डर। अब ये डाउनलोड्स के फोल्डर के अंदर हमारा प्रोजेक्ट बनेगा। उसके बाद सोल्यूशन नेम डमी यही रहेगा, और ये इसको टिक कर देंगे अगर हम सारी फाइल्स इसी लोकेशन के ऊपर रखना चाहते हैं। ठीक है, जितनी भी प्रोजेक्ट की फ़ाइल होंगी वो सारी इस लोकेशन के ऊपर डाउनलोड्स में ही जाएंगी। अगर इसको मैं टिक नहीं करूँगा तो कुछ फ़ाइल्स सी ड्राइव में जाएंगी, कुछ फ़ाइल्स मतलब कि सी ड्राइव के अंदर जो इसका फ़ोल्डर होगा ना जहाँ पर ये इंस्टॉल है विजुअल स्टूडियो, कुछ फ़ाइल्स वहाँ पे सेव होंगी या मे बी डॉक्यूमेंट्स में सेव हों, और कुछ फ़ाइल जो हैं वो डाउनलोड में सेव होंगी। तो इस तरह से फिर ये हो जाता है। लेकिन अगर इसको टिक कर दें फिर सारी फाइल्स इसी लोकेशन के ऊपर सेव होती है। नेक्स्ट पे क्लिक करते हैं। ओके, यहाँ पर वो फ्रेमवर्क पूछ रहा है। अब मैंने आपको पहले भी बताया था कि MVC फ्रेमवर्क नहीं है, MVC जस्ट एक स्ट्रक्चर है। फ्रेमवर्क क्या है? डॉट नेट। ओके, तो यहाँ पर देखें वो मेरे से पूछ रहा है फ्रेमवर्क कौन सा है? डॉट नेट 8.0। 8.0 इसका वर्जन है, बाकी 9.0 भी आ गया हुआ है, लेकिन 8.0 भी इस टाइम स्टेबल है। ठीक है, 9 जो वर्जन स्टेबल होता है ना उसका मतलब है उसके अंदर कोई एरर वगैरह नहीं है, और जो न्यू आ रहा होता है अभी वो टेस्टिंग फेज़ में होता है, तो हम जो स्टेबल वर्जन है वही यूज़ करते हैं। खैर यहाँ पर ये 8.0 में यूज़ कर रहा हूँ। उसके बाद है अथेंटिकेशन टाइप। इससे कोई इतना हमारा ख़ास लेना देना नहीं है, इसको हम नन पे ही रहने देते हैं और इसको एज इट इज़ रहने देते हैं। और इनेबल कंटेनर सपोर्ट ये तब हम सेलेक्ट करते हैं जब एप्लीकेशन को हमने लाइव करना हो, तो इससे भी हमारा कोई लेना देना नहीं है। बाकी इसको एज इट रहने दें, टिक रहने दें। ठीक है, उसके बाद कंटेनर ओएस लिनक्स है, ये भी हमारे किसी काम का नहीं है। बाकी इसको हम यहाँ पर एज इट इज़ छोड़ देते हैं और यहाँ पर क्रिएट पे क्लिक कर देते हैं। अब ये एक प्रोजेक्ट क्रिएट कर रहा है, न्यू प्रोजेक्ट MVC जो है ना प्रोजेक्ट न्यू क्रिएट हो रहा है। अभी ये क्या कर रहा है कि पूरा स्ट्रक्चर बना रहा है MVC का ना। ओके, तो ये बिल्कुल न्यू प्रोजेक्ट है। ठीक है, अब देखें इसने हमें बिल्ट इन क्या दिया है। अगर मैं इसको यहाँ पे मिनिमाइज़ करूँ तो यहाँ पर देखें डमी के नाम से हमारा सोल्यूशन बन गया, यानी कि मेन प्रोजेक्ट डमी, उसके अंदर एक सब प्रोजेक्ट है ASP.NET कोर का, ये MVC का ये प्रोजेक्ट है सब प्रोजेक्ट डमी। ओके, इसको अगर मैं एक्सपेंड करता हूँ तो ये आप देख सकते हैं इसके अंदर ये सारी चीज़ें इसने हमें बिल्ट इन दे दी हैं। ओके, और MVC हम क्यों कहते हैं जैसे पहले भी बताया लेकिन फिर बता दें। देखें M मीन मॉडल, V मीन व्यू और C मीन कंट्रोलर। मॉडल व्यू कंट्रोलर, हर फाइल को अगर कोई व्यूज़ की फ़ाइल है वो यहाँ पर है, और अगर मॉडल की फ़ाइल है वो यहाँ पर है। अभी एक ही मॉडल है एरर व्यू मॉडल, और अगर कोई कंट्रोलर की फ़ाइल है तो वो यहाँ पर है। अभी एक ही कंट्रोलर है होम। अगर मैं इसको रन करूँ तो ये रन होगा, यानी कि जितना इन्होंने हमें। हेलो जी जी। सुभान भाई, क्लास रिकॉर्ड कर रहे हैं? जी मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ। बहुत शुक्रिया। ओके। ओके ओके, अच्छा जी। ओके, यस, यू आर अबाउट टू इंस्टॉल सर्टिफिकेट। ओके यस। ओके, यहाँ पर ये रन हो गया है, लेकिन ये प्राइवेसी एरर दे रहा है। एडवांस पे जाएंगे, लोकल। ओके, क्या कह रहा है? लोकल नॉर्मली यूज इंक्रिप्शन, इसको हम दफ़ा मारते हैं। यहाँ पे हम कोई और ब्राउज़र यूज़ कर लेते हैं। ब्राउज़र को हम यहाँ से चेंज कर सकते हैं। ये जो छोटा एरो है यहाँ पे आएंगे वेब ब्राउज़र, और यहाँ पर मैं माइक्रोसॉफ्ट एज यूज़ करता हूँ। अब ये चल जाएगा। यहाँ पर भी ये यही एरर दे रहा है, लोकल इंक्रिप्शन। क्या मसला है? आता है भाई।
ओके, मैं इसको डिबगिंग के साथ रन करता हूँ, शायद फिर चल जाए। एक्चुअली जो ब्राउज़र है ना वो इस कनेक्शन को अनसिक्योर समझ के इसको ब्लॉक कर रहा है। इसका एक और सल्यूशन है कि हम यहाँ पर जाते हैं होम व्यू में, और यहाँ पे व्यू और यहाँ पे इंडेक्स, इसको हम अलग से रन कर लेते हैं। तो इसके ऊपर राइट क्लिक करके ब्राउज विद व्यू इन ब्राउज़र और ये कर देते हैं। ओके, ये रन हो गया। ठीक है, ये एक्चुअली जो व्यूज़ की फ़ाइल होती है ना, इनको हम अलग अलग भी रन करवा सकते हैं। लेट्स सपोज मैं यहाँ पर जितनी व्यूज़ की फ़ाइल है, ये इंडेक्स फाइल, ये प्राइवेसी, इनको अगर अलग अलग देखना चाहूँ तो इनको भी रन करवा सकता हूँ। मैंने वो तरीका यूज़ किया है। ठीक है, अब ये वो प्रोजेक्ट है जो हमें बना बनाया मिला है, अभी मैंने आपके सामने क्रिएट किया। ये देखें यहाँ पर प्रोजेक्ट का नेम आ रहा है डमी। ओके, इसके ऊपर क्लिक करते हैं, ये हमें वापस होम पे रिफ़्रेश करवाया जा रहा है। ये भी होम बटन है, ये प्राइवेसी का बटन है। ओके, ये प्राइवेसी के पेज के ऊपर अब हम आ गए हैं। ठीक है, तो ये जो सारा स्ट्रक्चर है ये हमें बना बनाया मिला है, और इतनी सी वेब हमें बनी बनाई मिली है। बाकी इसके अंदर और कुछ नहीं है ख़ास, जस्ट ये एक समझ लें होम पेज है सिंपल सा, और ये ऊपर एक टैब है, इतना हमें, और नीचे ये एक फुटर है। ठीक है, ये फुटर है। ओके, और ऊपर ये एक नैव बार है, इसको हम नैव बार बोलते हैं। बाकी ये इसकी बॉडी, तो ये हमें बना बनाया मिला है, और ये स्ट्रक्चर इतना बना बनाया मिला। अब इस स्ट्रक्चर को बारी बारी देखते हैं। पहले इस स्ट्रक्चर को मैं देखूंगा, फिर जो हमारे वाला प्रोजेक्ट है ना, फिर उसके स्ट्रक्चर को देखूंगा। वो थोड़ा सा इससे डिफरेंट है। ऑलमोस्ट जो मेन चीज़ें ना वो सेम है, बाकी उसके अंदर क्योंकि मैंने कुछ न्यू चीज़ें ऐड की हैं इस वजह से जस्ट वो डिफरेंट है। यहाँ पर उसके अंदर आपको ज़्यादा फोल्डर देखने को मिलेंगे, इसलिए मैंने सोचा कि चलें पहले एक न्यू प्रोजेक्ट क्रिएट करता हूँ, उसमें से आपको दिखाता हूँ, फिर हम उसके ऊपर जाएंगे। अच्छा जी, सबसे पहले यहाँ से शुरू करते हैं, कनेक्टेड सर्विसेज। यहाँ पर जो सर्विसेज वगैरह हम कनेक्ट करते हैं, लाइक अगर बाहर की कोई सर्विस हमने कनेक्ट किया तो वो यहाँ पर शो होती है, लेकिन हमारे प्रोजेक्ट में ऐसी कोई सच सर्विस नहीं है, इसलिए हमारा इससे कोई लेना देना नहीं है। बाकी ये डिपेंडेंसीज़। अब डिपेंडेंसीज़ क्या होती हैं? डिपेंडेंसी, अब इसके अंदर हमारे पास एक फंक्शन था कि हमने ईमेल भेजनी है यूज़र के ईमेल पे। ओके जी, या फिर यूज़र के नंबर के ऊपर हमने जी क्या भेजना है, मैसेज भेजना है जब वो ऑर्डर प्लेस करे। तो एक तरीका तो ये है कि मैं सारी जो प्रोग्रामिंग है शुरू से लेके एंड तक लिखूँ। ठीक है, दूसरा तरीका क्या है? दूसरा तरीका ये है कि मैं किसी की पहले से लिखी हुई प्रोग्रामिंग वाला पैकेज यूज़ करूँ, उसको यूज़ करते हुए मैं अपना उस जो रिक्वायर्ड मेरा फंक्शन है उसके अंदर उसको यूज़ करके मैं वो काम अपना पूरा कर दूँ। ठीक है, तो ऐसे पैकेजेस जिनके अंदर हमारी फंक्शनैलिटी लिखी लिखाई मिल जाती है, जस्ट हमने उसके फंक्शंस यूज़ करने होते हैं, ऐसे सारे जो पैकेजेस हैं इनको हम डिपेंडेंसीज बोलते हैं। ओके, तो इस फोल्डर के अंदर आपको सारे वो पैकेज मिलेंगे। अगर मैं इसको एक्सपेंड करूँ तो इसके अंदर एक ये एनालाइज़र मिलते हैं हमें। ओके, अभी जो एनालाइज़र हैं इनका क्या काम है मैंने इसके ऊपर अभी रिसर्च नहीं की, क्योंकि ये पूरा फ्रेमवर्क मैंने अभी स्टडी नहीं किया, मतलब जो अपने काम की चीज़ें बस उन्हीं को स्टडी किया हुआ था। तो एनालाइज़र का भी फ़िलहाल मुझे नहीं पता कि ये क्या काम करते हैं। ओके, क्योंकि इनका कोई मेजर रोल मुझे समझ में नहीं आया। बाकी जो फ्रेमवर्क्स हैं ये असल चीज़ें हैं। अभी यहाँ पर एक फ़ोल्डर मिसिंग है पैकेजेस का, असल में डिपेंडेंसीज वो है हमारी।
ये सारी डिपेंडेंसीज में ही आते हैं, एनालाइज़र, फ्रेमवर्क और एक और फोल्डर यहाँ पे मिसिंग है पैकेजेस का, क्योंकि अभी हमने इसमें कोई पैकेज इंस्टॉल ही नहीं किया। तो डिपेंडेंसीज के अंदर क्या आ गया, एनालाइज़र आ गया और फ्रेमवर्क्स भी आ गए। अब अगर फ्रेमवर्क को एक्सपेंड करूँ तो ये देखिए यहाँ पर हमारे फ्रेमवर्क आ गए। क्या क्या फ्रेमवर्क इंस्टॉल हैं इसके अंदर, माइक्रोसॉफ्ट ASP नेटकोर डॉट ऐप और माइक्रोसॉफ्ट नेटकोर डॉट ऐप, तो ये दोनों हमारे यहाँ पर फ्रेमवर्क इंस्टॉल हैं। इसको मैं अब करता हूँ मिनिमाइज। तो ये हुई हमारी डिपेंडेंसीज। ओके, अब नेक्स्ट जाते हैं प्रॉपर्टीज़। प्रॉपर्टीज़ के अंदर हमारी लॉन्च सेटिंग होती है। ये डॉट जेसन फाइल है, जेसन भी एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। ओके, तो ये जस्ट इसके अंदर क्या है, लॉन्च सेटिंग। अब लॉन्च सेटिंग के अंदर वैसे हमारे काम का तो कुछ नहीं है, लेकिन फिर भी मैं आपको यहाँ पर बता देता हूँ। जस्ट 1 सेकेंड। अच्छा जी, लॉन्च सेटिंग के अंदर क्या है कि जब हमारा प्रोजेक्ट लॉन्च होगा, जब ये वेबसाइट को हम रन करते हैं, तो इसको कौन सी पोर्ट जो है वो अलॉट होगी, जस्ट इसके अंदर यही है और कुछ नहीं है इतना वो। ये आप यहाँ पर देख सकते हैं, जैसे ये है। ओके, यहाँ पर कुछ सर्वर्स लिखे हैं, उनकी कॉन्फ़िगरेशन जैसे जैसे ये देखें। सबसे पहले मैं आपको इन दो एग्जांपल देता हूँ। अगर हम इस ऐप को एज HTTP रन करेंगे, ये आप देख सकते हैं यहाँ पर HTTPS सेलेक्ट है, ठीक है। अगर हम इसको HTTP सेलेक्ट करेंगे, इस तरह रन करेंगे, तो फिर हमारी जो पोर्ट कौन सी यूज़ होगी, 5252। ओके, और अगर हम इसको एज HTTPS रन करेंगे, तो फिर कौन सी पोर्ट्स यूज़ हो रही है, 7296 या फिर 5252, कुछ इन दोनों में से कोई एक यूज़ होगी। इस तरह पे अगर हम IIS एक्सप्रेस यूज़ करते हैं, तो फिर वो ये वाली सेटिंग जो है ना वो अप्लाई होंगी। तो ये बस इसके अंदर इस तरह की सेटिंग्स हैं, कोई मतलब मेजर सेटिंग नहीं है, ना ये हमारे काम की हैं। ये प्रोजेक्ट दोबारा से मैं रन करके आपको दिखाता हूँ। व्यू और यहाँ पे कोई भी व्यू, ये वाला इसको मैं रन करता हूँ। हाँ, ये रन हो गया। यहाँ पर आप देखें ज़रा कौन सी पोर्ट नंबर यूज़ हो रही है, ये देखें 7296। तो ये किस सेटिंग के ऊपर भी रन हुआ है हम देख लेते हैं। यहाँ पे लॉन्च सेटिंग में जाएंगे, 7296 यहाँ पे कहीं पे होगा, ये रहा 7296। तो ये HTTPS वाली सेटिंग पे रन हो रहा है, कि यहाँ पर HTTPS सेलेक्ट है, ठीक है। तो यहाँ पर जस्ट ये इस तरह सेटिंग है, इनसे हमारा कोई लेना देना ना, यहाँ पर हमने कोई चेंजिंग करनी है, जस्ट आपको वैसे ही बता दिए। अब जो हमारे काम के फ़ोल्डर हैं, वो पहला फ़ोल्डर तो ये है www रूट। अब जो हमारी जितनी भी स्टैटिक्स फाइल होती है ना, उसको हम www रूट के फ़ोल्डर में रख देते हैं। जैसे इसको मैं एक्सपेंड करता हूँ। सबसे पहले अगर हम जितनी CSS अप्लाई करेंगे, CSS मतलब हमारे जो वेबसाइट की स्टाइलिंग होती है, वो अगर हम अप्लाई करना चाह रहे हैं, तो उसकी CSS की फ़ाइल हम यहाँ पर बना सकते हैं, वो यहाँ पर हम प्लेस कर सकते हैं। मतलब डायरेक्टली अपनी HTML फ़ाइल के अंदर भी इंक्लूड करवा सकते हैं, व्यू की फ़ाइल के अंदर भी CSS को इंक्लूड करवा सकते हैं, या फिर अलग से अगर हमने CSS लिखनी है। एक होती है इनलाइन CSS, जो कि हम प्रोग्राम के अंदर ही लिख रहे होते हैं, HTML के अंदर ही लिख रहे होते हैं। एक होती है एक्सटर्नल CSS, जो कि हम अलग फोल्डर के अंदर CSS फाइल को प्लेस करते हैं। तो ये वो वाला मेथड अगर हमने चूज़ करना हो एक्सटर्नल वाला, तो फिर ये यूज़ होती है। यहाँ पर एक फ़ाइल पहले से सेव भी है site.css के नाम से। तो ये फ़ाइल कहाँ पर यूज़ हो रही होगी, ये आई थिंक के अगर मैं यहाँ पर जाऊँ शेड के फ़ोल्डर में और लेआउट में जाऊँ, तो शायद यहाँ पर यूज़ हो रही हो। हाँ, यहाँ पर ये आप देख सकते हैं, ये देखें ये वाली लाइन के थ्रू ये लाइन क्या कर रही है, ये देखें लिंक हो रहा है, ठीक है। ये एक टैग है हमारे पास, लिंक के नाम से आता है ये, हम लिंक लिखते हैं। ओके,
और इसके अंदर हम REL की एक प्रॉपर्टी यूज़ करते हैं। इसके अंदर हम बताते हैं कि हमने क्या लिंक करवाना है, तो हमने स्टाइल शीट लिंक करवानी है। ओके, तो ये लिखा स्टाइल शीट। बाकी फिर हमने उसका पाथ देना होता है, तो href जो टैग है ये पाथ देने के लिए यूज़ होता है। तो यहाँ पर इसने पाथ दिया हुआ है कि ये रूट का फोल्डर, ये जो टिल्डा है ना, टिल्डा इसका मतलब है रूट का फोल्डर, www रूट। ओके, ये टिल्डा यहाँ पर मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ www रूट। ओके, ये भी लिख सकता हूँ, लेकिन इसकी शॉर्ट फॉर्म ये टिल्डा। अब मैंने टिल्डा लिखा है ना, तो उसने आगे से फोल्डर डिटेक्ट कर लिया है। तो इसके अंदर अगर हम देखें तो एक ही फोल्डर है CSS का, और यहाँ पर CSS का फोल्डर शो हो गया। ओके, इसको अगर मैं एंटर प्रेस करता हूँ तो आप देखें उस फोल्डर को उसने ओपन किया, और यहाँ पर जस्ट एक ही फाइल पड़ी है site.css, इसके ऊपर एंटर किया। तो अब क्या हुआ है, अब ये हुआ कि ये वाली जो फाइल है ये इस व्यू के साथ अटैच हो गई है। अब इसकी जो स्टाइलिंग है वो यहाँ पर अप्लाई होगी। तो इस तरह की जो फाइल होती है ना, स्टैटिक फाइल, उनको हम यहाँ पर रख सकते हैं। CSS की फ़ाइल होगी, जावास्क्रिप्ट की फ़ाइल होगी। जावास्क्रिप्ट की जो फाइल होती है, इनका काम क्या होता है, हमारी जो यूज़र इंटरफेस होता है ना, जो वेबसाइट होती है, इसके अंदर अगर हम कोई फंक्शनैलिटी परफॉर्म करना चाह रहे हैं, CSS तो होगी स्टाइलिंग, लेकिन अगर कोई फंक्शनैलिटी परफॉर्म करना चाह रहे हैं, जैसे अगर लेट्स सपोज आप कोई आर्डर प्लेस करते तो आपको एक उधर ही स्क्रीन के ऊपर मैसेज होता है योर आर्डर हैज़ बीन प्लेस्ड। जैसे मैंने पहली क्लास के अंदर भी आपको दिखाया था, जब हम आर्डर प्लेस करते थे या फिर आइटम कार्ट के अंदर ऐड करते थे, सबसे अच्छी एग्जांपल ये, जब हम आइटम कार्ट के अंदर ऐड की थी तो नीचे शो हुआ था ग्रीन कलर का योर आइटम एडिड टू कार्ट। ठीक है, इस तरह के जो फंक्शनैलिटीज़ हैं इनको अचीव करने के लिए हमें जावास्क्रिप्ट की ज़रूरत जो है वो पड़ती है। तो उसकी फ़ाइल भी हम यहाँ पर www रूट के फोल्डर के अंदर रख सकते हैं। उसके बाद आती हैं लिब। लिब मतलब लाइब्रेरीज़। तो यहाँ पर जो लाइब्रेरीज़ हैं वो कौन कौन सी पड़ी हैं, बूटस्ट्रैप पड़ी है, जेक्वेरी। जेक्वेरी जो है ये जावास्क्रिप्ट का फ्रेमवर्क है। ओके, जावास्क्रिप्ट का फ्रेमवर्क मतलब इसके अंदर हमें बिल्ट इन चीज़ें बनी बनाई मिल जाती हैं, बटन्स और इस तरह की चीज़ें मिलती हैं। बाकी बूटस्ट्रैप है, बूटस्ट्रैप स्टाइलिंग के लिए यूज़ होती है, और बूटस्ट्रैप जो ये फ्रेमवर्क है CSS का। ठीक है जी, तो अभी आपने हम स्ट्रक्चर के ऊपर ही रहते हैं, ज़्यादा मैं डिटेल में नहीं जाता। ओके, बाकी अगर हमने पिक्चर्स वगैरह स्टोर करवानी हो, जिस तरह हमारे प्रोजेक्ट के केस के अंदर प्रोडक्ट की पिक्चर भी है, ठीक है, ड्रेसेस की पिक्चर, तो उसके लिए हम यहाँ पर ही फोल्डर बनाएंगे पिक्चर के नाम से, और सारी पिक्चर यही www रूट के अंदर जो पिक्चर का फोल्डर बनाएंगे उसके अंदर सेव होंगी। तो ये काम है www रूट फोल्डर का, यानी कि स्टैटिक फाइल को हम यहाँ पर रख सकते हैं। नेक्स्ट चलते हैं, नेक्स्ट है जी हमारे पास कंट्रोलर। ओके, हमारे पास क्या है नेक्स्ट, कंट्रोलर। कंट्रोलर अब क्या काम करता है, कंट्रोलर एक्चुअली जो रिक्वेस्ट आती है ना ये उसको हैंडल करता है, और जितने भी फंक्शंस रन होते हैं हमारी वेबसाइट के ऊपर C# के, जितने भी फंक्शन रन होते हैं वो एक्चुअली कंट्रोलर के अंदर ही होते हैं। अगर मैं यहाँ पर एक छोटा सा स्ट्रक्चर बनाऊँ MVC का, यहाँ पर मैं कौन सी चीज़ लूँ, पेंसिल ले लेता हूँ। अच्छा ये ब्लैक है, इसको ज़रा मैं ब्लू कर लेते हैं। ओके, अच्छा कंट्रोलर मैं आपको बता रहा था कंट्रोलर क्या चीज़ है। मैं यहाँ पर ना एक फ़र्ज़ी वेबसाइट बना लेता हूँ, ठीक है, और यहाँ पर मैं ना एक बटन बना देता हूँ, और इसके ऊपर मैं लिख देता हूँ लेट्स सपोज होम H। बल्कि मैं एप्लीकेशन ना रन करके आपको एग्जांपल देता हूँ, वो फिर आपको ज़्यादा अच्छे से समझ आएगी। इस तरह जो है ना ज़रा कंफ्यूजिंग हो जाएगा काम आपके लिए। ये गया व्यू होम में, सॉरी व्यू में, और यहाँ पर ये वाली फाइल ही हम दोबारा ओपन कर लेते हैं।
ओके ये ओपन होगी। अच्छा अब ज़रा आपने यहाँ पर ध्यान से ये बात समझनी है। अगर मैं यहाँ पर ये प्राइवेसी के बटन के ऊपर क्लिक करता हूँ, ये मैंने क्लिक किया तो ये प्राइवेसी पॉलिसी का पेज ओपन हो गया। अब ये पेज कैसे ओपन हुआ है? सबसे पहले तो ये है कि जैसे ही मैंने प्राइवेसी के बटन के ऊपर क्लिक किया ना, ठीक है, तो जो इसकी फ्रंट एंड की फ़ाइल है या इसके जो व्यू की फ़ाइल है उसके अंदर ये सेट होगा कि जब इस प्राइवेसी के बटन के ऊपर क्लिक करेगा कोई बंदा तो ये रिक्वेस्ट कहाँ पर जाएगी। ठीक है, सबसे पहले हम उसको देखेंगे। तो यहाँ पर मैं ये इंडेक्स का व्यू ओपन कर लेता हूँ, ये मेरे सामने ओपन हो गया है। लेकिन जो प्राइवेसी का कोड है ना, ये जो हमारी नेव बार है, नेव बार का जो कोड है ये इंडेक्स की जो व्यू की फाइल है इसके अंदर नहीं होगा, ये लेआउट के अंदर होगा। ओके, तो यहाँ पर ये लाइन है, ये रही, ठीक है। अब इसके अंदर इस लाइन को भी आप छोड़ें, ये जो भी लिखा हुआ है क्लास ये वो इसको छोड़ें, ASP एरिया इसको भी छोड़ें, यहाँ पर आएँ ASP कंट्रोलर और ASP एक्शन, इन दो चीज़ों के ऊपर हमने गौर करना है। बाकी ये यहाँ पर प्राइवेसी लिखा हुआ है, यानी कि ये वो चीज़ है जो यहाँ पर हमें शो हो रही है। अगर मैं यहाँ पर अपना नाम लिख दूँगा तो फिर यहाँ पर मेरा नाम शो होगा, ठीक है, ये जस्ट नेम है। ओके, अब जब हम इसके ऊपर क्लिक कर रहे हैं प्राइवेसी के ऊपर, तो यहाँ पर हम क्या कह रहे हैं इसके अंदर कि ASP कंट्रोलर जो है वो यूज़ होगा होम और ASP एक्शन जो है वो यूज़ होगा प्राइवेसी। यानी कि ASP कंट्रोलर कौन सा, होम, ये रहा, और इसके अंदर एक फंक्शन होगा प्राइवेसी के नाम से, ये देखें, इनको हम एक्शन मेथड बोलते हैं। ओके, ये है पब्लिक आई एक्शन रिजल्ट प्राइवेसी, और ये क्या रिटर्न कर रहा है, व्यू, यानी जो इसका व्यू है ये वो रिटर्न कर रहा है। प्राइवेसी का व्यू कौन सा है, ये वाला, ये इसका व्यू है। व्यू के अंदर HTML होती है, CSS होती है, यानी कि जो हमें फ्रंट एंड की फ़ाइल होती है वो सारी व्यू के अंदर होती है। यहाँ पर हमारी HTML है और CSS कोई नहीं यूज़ हुई यहाँ पर, ये सिंपल एक फ़ोल्डर है, सॉरी सिंपल HTML की फ़ाइल है। और यहाँ पर आप देख सकते हैं यूज़ दिस पेज टू, यानी कि ये वही चीज़ है जो यहाँ पर शो हो रही है। अगर मैं यहाँ पर जाऊँ तो ये रही प्राइवेसी पॉलिसी, बोल्ड के अंदर शो रहा है, नीचे वही यूज़ दिस पेज टू डिटेल। ओके, तो इस सारे प्रोसेस के अंदर कंट्रोलर का क्या काम हुआ? कंट्रोलर का काम ये है कि वो रिक्वेस्ट हमारी जो है उसको मैप करता है, उसको जो यूज़र रिक्वेस्ट जो करता है उनको हैंडल करता है। बाकी जो हमारे फंक्शंस हैं जो सारे, ठीक है, उनको भी हम इसी के अंदर लिखते हैं और इनको कंट्रोलर ही हैंडल करता है। सर आप वीडियो रिकॉर्ड कर रहे हैं ना? जी जी मैं कर रहा हूँ। जी, वो नेट की वजह से स्क्रीन नहीं शो हो रही है, इसलिए पूछ रही थी। अगर आपको स्क्रीन नहीं शो हो रही तो आप क्लास लेफ़्ट करके दोबारा ज्वाइन कर लें। सर 2 बार कर लिए हैं, फिर वही मसला आ रहा है। चलें ठीक है, आपको रिकॉर्डिंग मिल जाएगी। अब हो गई है। ओके ओके, ठीक है जी। तो कंट्रोलर का काम क्या है, ये जस्ट इसके अंदर हमारे फंक्शंस होते हैं। ओके, और इन फंक्शंस के साथ, हर फंक्शन के साथ एक व्यू फाइल अटैच होती है, ठीक है। जैसे ये इंडेक्स है, इंडेक्स के साथ कौन सी व्यू फाइल अटैच है, ये वाली, ये रही, ये रही। ओके, जो हमारी व्यू फाइल होती है ना वो कंट्रोलर के नाम से ही बनती हैं। कंट्रोलर के नाम से एक फ़ोल्डर बन जाता है और उसके अंदर फिर वो सारी फाइल्स होती हैं। अगर मैं यहाँ पर एक न्यू कंट्रोलर ऐड करूँ ना, यहाँ पर मैं जाता हूँ कंट्रोलर के फोल्डर में और एक न्यू कंट्रोलर ऐड करता हूँ। इसके ऊपर राइट क्लिक करेंगे, ऐड के ऊपर जाएंगे और यहाँ पर कंट्रोलर। ओके, तो यहाँ पर ये मेरे से पूछ रहा है कि किस तरह का कंट्रोलर आपको चाहिए, तो मैं जस्ट एम्प्टी सेलेक्ट करता हूँ और ऐड पे क्लिक करता हूँ। और यहाँ पर ये होम कंट्रोलर 1.cs के नाम से बना रहा है, लेकिन हम बनाएंगे, कौन सा कंट्रोलर बनाऊँ, कोई भी बेसिक सा एक बना देता हूँ, जैसे कैलकुलेटर हम बना देते हैं, ठीक है।
ओके, और यहाँ पर ऐड के ऊपर क्लिक कर देता हूँ मैं। ये मैंने ऐड के ऊपर क्लिक किया। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं ये कंट्रोलर जो है ना ये बन गया, ठीक है। और इसके अंदर हमें इंडेक्स मेथड जो है वो भी ऑलरेडी बनाया मिल गया है, लेकिन इस इंडेक्स की भी कोई फ़ाइल नहीं है। जैसे ही मैं इसके ऊपर राइट क्लिक करता हूँ और इसके ऊपर ऐड व्यू के ऊपर क्लिक करता हूँ, तो यहाँ पर हम यही सेलेक्ट रहने देंगे, रेजर व्यू एम्प्टी। यहाँ पे ऐड के ऊपर क्लिक करता हूँ, तो अब वो उसी नाम से जिस जो इसका नाम था उसी नाम से यहाँ पर ये उसका व्यू क्रिएट कर देगा। जैसे ही ऐड के ऊपर क्लिक करूँगा, यहाँ पर आपने अब देखना है क्या हुआ है। ये आगे व्यू के फोल्डर में, ये था हमारा व्यू का फोल्डर, इसके अंदर कैलकुलेटर के नाम से एक फ़ोल्डर बना है और इसके अंदर एक इंडेक्स मेथड आ गया, ठीक है। इंडेक्स के नाम से एक व्यू फाइल बन गई है, ओके। वैसे इसके व्यू की एक्सटेंशन जो है ना वो व्यू फाइल की एक्सटेंशन क्या है, .cshtml। cshtml क्यों? क्योंकि वैसे जो व्यू की एक्सटेंशन होती है ना वो HTML ही होती है, लेकिन यहाँ पर CSHTML इसलिए है क्योंकि ये एक रेजर व्यू है। रेजर जो है ये माइक्रोसॉफ्ट की टेक्नोलॉजी है और इसकी एक्सटेंशन CSHTML इसलिए है क्योंकि इस HTML के अंदर, HTML फाइल के अंदर हम CS भी यूज़ कर सकते, सॉरी C# भी यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। इसकी एक्सटेंशन उन्होंने इस तरह रखी हुई है उन्होंने, CSHTML। तो अब अगर मैं होम के फोल्डर में जाऊँ तो यहाँ पर भी एक इंडेक्स मेथड है, और अगर कैलकुलेटर के अंदर जाऊँ तो यहाँ पर भी एक इंडेक्स के नाम से व्यू फाइल है। मैं बार बार मेथड बोल जाता हूँ लेकिन ये व्यू फाइल है, ठीक है। अब अगर इसको मैं क्लैप्स करूँ, ओके। अब जो होम की जो इंडेक्स फाइल है ना, ये जो होम कंट्रोलर की इंडेक्स हमारा जो मेथड है ये इसके रिलेटेड है, ठीक है। और जो कैलकुलेटर के अंदर इंडेक्स के नाम से फाइल है, ये कैलकुलेटर वाला जो कंट्रोलर है ना ये इसकी इंडेक्स फाइल है। और यहाँ पर मैंने एक गलती की है, यहाँ पर ये उस गलती को हाईलाइट भी कर रहा है। इसके ऊपर ज़रा मैं होवर करूँ तो ये क्या कह रहा है, द टाइप नेम कैलकुलेटर ओनली कंटेन्स लोअर केस आस्की करेक्टर, सच नेम में बी रिजर्व फॉर द लैंग्वेज। अच्छा, वो नेमिंग की वजह से एरर दे रहा है। कंट्रोलर जब हम बनाते हैं ना तो एक चीज़ का ख्याल रखते हैं जो कि यहाँ पे मैंने नहीं रखा, कि हम जो अपने कंट्रोलर को नाम देते हैं, जैसे यहाँ पे मैंने कंट्रोलर का नाम क्या दिया था कैलकुलेटर, तो इसके आगे हमें कंट्रोलर भी लिखना पड़ता है ऐसे। यस के ऊपर क्लिक करता हूँ, ओके। अब आप देख सकते हैं वो एरर भी चला गया, ठीक है। वो जस्ट वार्निंग थी, एरर नहीं था। बाय द वे वार्निंग और एरर में फ़र्क होता है। वार्निंग ये होती है कि अगर आपको वार्निंग आ रही है तो वार्निंग के साथ भी आपका कोड रन करेगा, लेकिन अगर वो एरर हो तो एरर के साथ आपका कोड रन नहीं करता। दूसरी ये इनके अंदर फ़र्क होता है कि अगर वार्निंग है तो आपको यहाँ पर येलो लाइन शो होगी जहाँ पर वार्निंग होगी, और जहाँ पर एरर होगा वहाँ पे आपको रेड लाइन शो होगी, ओके। तो यहाँ पर हमने कैलकुलेटर कंट्रोलर ऐड कर लिया, इसका हमने व्यू भी जो है वो ऐड कर दिया। अब मैं क्या करता हूँ, इस कंट्रोलर के ऊपर मैं आना चाहता हूँ। इसका जो इंडेक्स मेथड है इसको मैं एक्सेस करना चाहता हूँ। तो मैं क्या करता हूँ, यहाँ पर भी आप देख सकते हैं यहाँ पे कोई मतलब कैलकुलेटर के नाम का कोई यहाँ पे ऑप्शन है, तो ये जस्ट जल्दी से हम ऐड कर लेते हैं। इसके लिए मैं जाऊँगा शेयर्ड में और यहाँ पर लेआउट में, क्योंकि वो जो नेव बार है ना, ये वाली नेव बार, ठीक है, ये हर पेज के साथ शो होती है। मैंने आपको पहले ही बताया था। अगर मैं होम में जाऊँ यहाँ पर भी ये शो हो रही है, अगर मैं प्राइवेसी में जाऊँ तो यहाँ पर भी ये शो हो रही है, बस ये चेंज होता है, ठीक है। अगर मैं यहाँ पर पेंसिल लूँ तो ये जो एरिया ना, ये वाला, ये जितना एरिया ये चेंज होता है। बाकी ये जो ऊपर वाला एरिया ना, ये वाला, ये ऊपर यहाँ पे ये इतना, ये आप गौर करें कि ये सेम रह रहा है, ये भी और ये नीचे वाला फुटर भी,
ये सेम रहता है, जिस भी पेज पे जाएं दरमियान वाला चेंज हो रहा है। ठीक है, तो जब हमने इस तरह करना हो ना, जो चीज़ हमने चेंज ना करनी हो उसको हम शेयर्ड व्यू बोल के, ठीक है, एज अ शेयर्ड कर देते हैं सबके साथ। इसलिए यहाँ पर ये वाले नैब बार है हमारी, ये इस व्यू के अंदर पड़ी हुई है, ले शेयर के फोल्डर के अंदर, ये लेआउट के नाम से। ठीक है, तो ऐसे व्यू जो हमने शेयर करने हो उनको हम शेयर के फोल्डर में रखते हैं। आई होप आपको समझ आ गई होगी। अच्छा जी, बाकी हम अभी ना 4 मिनट रह गए हैं, तो कल से कंटिन्यू करेंगे आगे। अभी आपका अगर कोई क्वेश्चन है आप वो पूछें। मतलब कंट्रोलर तो हमने क्रिएट कर लिया ना, तो इसका जो व्यू है उसको हम कल देखेंगे। ठीक है, अभी मैं मॉडल की बात नहीं कर रहा। मॉडल जो है ना, ये समझ लें एक कम्प्लीट थोड़ी सी अलग चीज़ है। बाकी जो कंट्रोलर और व्यू है ये दोनों आपस में मिल के काम करते हैं, और मॉडल जो है ये थोड़ी सी अलग चीज़ है, इसलिए इसको बाद में डिस्कस करेंगे। अभी आपका कोई क्वेश्चन है तो वो पूछें। किसी का कोई क्वेश्चन नहीं है? अच्छा, अगर किसी का कोई क्वेश्चन। जी जी। जस्ट 3 मिनट रह गए क्लास एंड होने में, अगर क्वेश्चन है तो पूछ लें। 2 मिनट रह गए हैं। आपने बोला था सेटिंग करवाएंगे, तो कब करवाएंगे? क्योंकि मेरा प्रोजेक्ट रन ही नहीं होता, वो नॉट फाउंड आ रहा है वहाँ पे। वो तो कोई पुराना प्रोजेक्ट जो आपको दिया था वो आप रन करने की कोशिश कर रहे होंगे, उसकी तो हमने सेटिंग नहीं करनी। ये जो न्यू बनाया है ना, इसी की सेटिंग करवाऊँगा। ठीक है, वो जो पुराना है वो चाहे आप डिलीट कर दें, वो हमारे किसी काम का नहीं है, क्योंकि उसके अंदर हमने फ़ाइल ऐड नहीं करनी। बल्कि ये जो मैंने बनाया है ना, ये आपको सेंड करूँगा, इसको हम सेटअप करेंगे। अगर उसके अंदर फाइल ऐड करेंगे तो वो ज़्यादा टाइम लगेगा। ओके, तो उसको चाहे आप डिलीट कर दें, ये सेंड करूँगा, और ये मैं आपको मे बी 2-3 दिन के अंदर कर दूँ। लेकिन सुभान भाई मैं चाह रही थी कि पहले मिल जाए, क्योंकि वाइवा बहुत जल्दी हो जाएगा। तो अगर जल्दी हुआ तो फिर हमारे पास टाइम कम होगा तैयारी के लिए। नहीं नहीं, तैयारी तो मैं करवाऊँगा ना, तैयारी तो मैंने डेली करवानी है। आप तो करवाएंगे ना, एक सेल्फ प्रेपरेशन भी तो होती है ना। हाँ, तो वो 2-3 दिन के अंदर दे दूँगा ना। फिर भी आपके पास कम अज़ कम भी 15 से 20 दिन होंगे। इसका मतलब थोड़ा टाइम है वाइवा में। हाँ हाँ है। चलें ठीक है, फिर सही है। हम्म। ओके। ओके। अच्छा जी, कॉल एंड होने लगी है। क्वेश्चन आई थिंक आपका कोई भी नहीं इतना ख़ास, तो कल भी आप सब लोगों ने रेडी रहना है। ठीक है, इंशाल्लाह क्लास होगी। ठीक है जी। ओके, अल्लाह हाफिज़।